एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स अध्यापिका। सो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट को समझने से पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है। सपोज ये एक हाउस होल्ड है, लेट्स नेम देम खुरानास, ठीक है। ये का बजट अज्यूम करते हैं। वहाँ पर आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स यूजुअली एक डायरी मेंटेन करते हैं। मेरे घर में तो ऐसा बहुत होता है कि उस डायरी के अंदर वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि रेवेन्यू कहाँ से आया है। अब इस केस में जब हम बात कर रहे हैं तो सपोज खुरानाज में द हेड ऑफ द फैमिली साल के पहले दिन बैठकर ये सब लिखते हैं कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा। वो मंथली बनाने की कोशिश करते हैं और वो लिखते हैं कि यार सबसे पहला सैलरी आएगी मेरे बेटे की, राम की, वो है 35,000। उसके बाद वो ये कहते हैं यार सिर्फ और सिर्फ सैलरी से पैसा नहीं आएगा, हमारी एक प्रॉपर्टी भी है पुश्तैनी जिससे हमारे को रेंट मिलता है। तो उन्होंने वो रेवेन्यू में भी डाल दिया, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये भी मेरा एक रेवेन्यू का ही सोर्स है, राइट। सिर्फ सैलरी मेरा रेवेन्यू का सोर्स नहीं होती। उसके बाद उनके जो हेड ऑफ द हाउस हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज्ड हैं और उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन भी मिलती है 1500 की। तो वो बैठ के एस्टिमेट करते हैं कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लगभग मेरे को अगले साल हर मंथ 56,500 रुपीज़ तो मिलेंगे, ठीक है। अब वो बैठकर मंथ का एक्सपेंडिचर भी डिसाइड करते हैं। वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये हो सकता है, जैसे कि बच्चों की फीस जाएगी तो वो जाएगी 10,000 की। उसके बाद वो कहते हैं ग्रॉसरीज लेंगे, हम दूध का बिल भी भरेंगे और उसके बाद हम इंश्योरेंस भी भरेंगे। ये सब मिलाकर मेरा मंथ का लगभग खर्चा 17,000 होगा। यहाँ पर वो बैठकर ये एस्टिमेट कर रहे हैं, वो ये एक्चुअली में नहीं हो रहा है अभी। वो साल के पहले दिन बैठकर ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ऐसा होगा और ऐसा होगा और मेरे पास इतनी सेविंग्स बचेंगी और मैं इनको बैंक में डिपॉजिट करूँगा। इससे क्या होता है कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहती है, राइट। जब भी उनको लग रहा है कि यार कोई एक मंथ ऐसा है जहाँ पर प्रॉपर्टी से रेंट नहीं मिल सकता और मेरी इनकम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंडिचर्स में एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो ये बजट क्यों बनाया जाता है, या हम भी अपना एज एन इंडिविजुअल बजट क्यों बनाएंगे, ताकि हम अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को इसको लेवल में रखें और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखें अपने घर में। मतलब ऐसी सिचुएशन ना आए कि एकदम से मेरे घर में पैसा नहीं है, भुखमरी ना आ जाए या फिर हंगर ना आ जाए, इसीलिए जो है वो बजट बनाया जाता है। अब मैंने इसको इस तरीके से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि अब मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाऊंगी। गवर्नमेंट के पास एक पूरी कंट्री है संभालने के लिए, और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि चलो आज खर्चा आया ले लो, इतना पैसा ले लो, नहीं। वो एक कंट्री के गवर्नमेंट होने की तरफ से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक प्रॉपर प्लान बनाकर चलें कि मेरा अगले साल क्या होने वाला है, राइट। मैं कितना पैसा कितने सेक्टर को दूंगा, मतलब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना पैसा दूंगा या फिर मैं अपने इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में कितना पैसा लगाऊंगा, ये सब, राइट। तो गवर्नमेंट बजट को स्टार्ट करने से पहले हम गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन देखते हैं। तो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सपेक्टेड। ये एक्चुअल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट साल के पहले दिन, मैं ऐसा बोल रही हूँ अभी के लिए, साल के पहले दिन बैठकर ऐसा सोच रहे हैं कि ये रेवेन्यू होगा, ये इनकम होगी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ठीक है। तो यही होती है गवर्नमेंट बजट। जैसे कि एक स्टेटमेंट थी खुरानास की, वैसे ही अगर इसको मिटाकर मैं अपनी पूरी कंट्री की लगा दूं यहाँ पर कि कंट्री के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कंट्री के पास एक्सपेंडिचर कहाँ से आएगा, ये सब का सब जो है वो आएगा बजट, गवर्नमेंट का बजट। अब आपके लिए कुछ फैक्ट्स हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो 1 फरवरी हर साल जो गवर्नमेंट बजट है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में प्रेजेंट करता है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट प्रेजेंट कर रहा है
वो पार्लियामेंट में जब पास हो जाता है तभी वो एक कंट्री का बजट की तरह डिक्लेयर होता है फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। और वो फिस्कल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च तक। आई होप ये बात तो सबको अब तक पता ही है कि ये फिस्कल ईयर या यही अकाउंटिंग ईयर होता है। तो जब बजट 1 फरवरी को दिखाया जाता है तो वो एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल को, और इतना टाइम होता है कि हम पार्लियामेंट में उसको पास करवा दें। ठीक है, बहुत इजी है इस बात को समझना। अब जब एक बजट गवर्नमेंट दिखाता है, अगर पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट का बजट दिखा रहे हैं तो वो सबसे पहले उस बजट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि पिछले साल कैसी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद वो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज दिखाएंगे जिसको वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कि हम ये पॉलिसीज़ में पैसा डालने वाले हैं, इस पॉलिसी में पैसा डालने वाले हैं, इस प्रोग्राम में पैसा डालने वाले हैं, वो एक्सपेंडिचर साइड पर आएगा। राइट, वो सब कुछ दिखाएंगे उस बजट के अंदर। वो बजट एक तरीके से पूरी स्टोरी दिखाएगा कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना समझ में आया कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है जो कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर दिखाती है कंट्री की। और अगर आप कुछ लाइंस पढ़ोगे आपकी बुक में, तो जैसा मैंने बोला कि हम ये क्यों करते हैं, ताकि हम स्टेबिलिटी लेकर आ सके अपनी फैमिली में, वैसे गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम एक स्टेबिलिटी ला सके अपनी कंट्री में, अपने कंट्री को जीडीपी को ग्रो कर सके और एक तरीके से ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाएं। ठीक है, स्टेबिलिटी लानी है मुझे अपनी इकोनॉमी में भी। मैं नहीं चाहती कि मेरी इकोनॉमी गिर रही है, जहाँ पर मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता जा रहा है और रेवेन्यू कम है। मैं एज अ गवर्नमेंट ये नहीं चाहूँगी, इसलिए मैं बजट बनाऊंगी और एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल में रखूँगी और रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के सोर्सेज ढूंढूंगी। डर सपोज खुरानास बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे कि हमारे रिसीट्स कहाँ कहाँ से आएंगी, मतलब कहाँ कहाँ से हमारे फैमिली में पैसा आएगा। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा था सैलरी ऑफ राम। ठीक है, राम की सैलरी हर मंथ आएगी। राइट, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। राइट, और ये भी हर महीने आने वाला था। लेकिन जब खुराना जी एस्टिमेट लगा रहे थे तो उन्होंने ये सोचा, यार नेक्स्ट ईयर ना हमारा गांव में घर है और हम उसको बेचने भी वाले हैं और उससे हमें लगभग 80-90 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। आ गया यहाँ पर एक और कंपोनेंट आ गया, दे विल बी सेलिंग देयर होम, दे विल बी सेलिंग देयर विलेज होम। वाह। अब उसके बाद आपके पापा ने बोला शायद मैं नेक्स्ट ईयर अपनी गाड़ी भी बेचने वाला हूँ, हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं और हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम एक गाड़ी को सेल करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से भी रेवेन्यू आएगा और वो होगा सेल ऑफ कार का रेवेन्यू। तो आई होप आप इतने समझदार तो होंगे कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैंने बाइफिकेशन क्यों किया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाले रेवेन्यूज़ उनको मंथली बेसिस पर हर टाइम मिलते रहेंगे, रिकरिंग नेचर के हैं, ये बार बार होंगे। राइट, सो दीज आर रेवेन्यू रिसीट्स। राइट, लेकिन ये वाले जो इनकी रेवेन्यूज़ हैं या एक तरीके से इनकम्स हैं, जैसे कि विलेज घर को बेचना, ये हर मंथ या हर साल नहीं होगा, ये डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो इनको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। समझ आया? राइट नाउ अब जब हमारे पास रेवेन्यू का कंपोनेंट है, अब हम यहाँ से खुरानास को हटा देते हैं और अब हम गवर्नमेंट को कंसीडर करने लग जाते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रेवेन्यू रिसीट्स के सोर्सेज होते हैं और बहुत सारे कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेज होते हैं। अब हम इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। रेवेन्यू रिसीट समझने से पहले रिसीट का मतलब पता होना चाहिए। तो रिसीट का मतलब होता है ऑल द एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। तो जब हम सारी एस्टिमेटेड रिसीट्स या फिर रेवेन्यू सोर्सेज को कंसिडर करते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, उसको रिसीट्स कहते हैं। अब रिसीट्स 2 टाइप की हमने बात की, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। राइट, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को समझने के लिए हम एक प्रॉपर चीज़ से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन को डिसाइफर करते हैं। अगर हमें कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई तो रेवेन्यू को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब
रिसीट्स का मतलब होता है पैसा अंदर आना, लाइक मनी कम्स टू यू, आपके पास पैसा आ रहा है, एज अ फैमिली आपके पास पैसा फ्लो कर रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो तो पैसा किस सिचुएशन में आ सकता है? सेलिंग देयर विलेज होम, सेलिंग देयर कार। विलेज होम इज एन एसेट, कार इज एन एसेट। जब हम एसेट्स को बेचते हैं तब हमारे पास पैसा आता है, जो कि रिकरिंग नेचर का नहीं होता है, वो कैपिटल नेचर का होता है। तो कैपिटल रिसीट्स किस तरीके से जनरेट हो सकती हैं? सबसे पहला रीजन हमें मिल गया, व्हेन यू सेल योर एसेट, राइट? आ रहा है समझ? तो जब गवर्नमेंट भी सेल करेगी एसेट्स को तब उसके पास कैपिटल रिसीट्स आएंगी। सेकेंड, सपोज खुरानास बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे तो उनको ये लगा यार मैं ना नेक्स्ट ईयर मेरे पास रेवेन्यू कम पड़ेगा और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो मैं ना किसी से लोन भी ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, अपने भाई अपने कज़न से लोन ले लेता हूँ, और कज़न जो है वो अरोड़ास हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रेवेन्यू का एक और सोर्स आ गया। क्यों रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब पैसा अंदर आएगा। तो आप बेशक लोन ले रहे हो, एक लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन पैसा आपके पास अंदर फ्लो कर रहा है, राइट? तो लोन फ्रॉम अरोड़ास लिख दिया मैंने। तो यहां पर आपको एक बात समझ आ रही है, आपकी लायबिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन आपकी रेवेन्यू भी बढ़ रही है। समझ आया? तो मतलब कैपिटल रिसीट, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिकरिंग नेचर का तो नहीं है, आप ये वंस इन अ व्हाइल लोगे ना। तो सेकंड हो गया कैपिटल रिसीट का सोर्स, अ राइज इन लायबिलिटी। तो भाई अब समझ में आ गया, जब एसेट्स डिक्रीज होंगी और जब लायबिलिटीज राइज होंगी तो वो कैपिटल रिसीट्स को जनरेट करेंगी। वैसे ही रेवेन्यू रिसीट्स कौन से नेचर की होंगी? रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होंगी? जो रिसीट्स ना ही किसी एसेट को डिक्रीज करेंगी और ना ही किसी लायबिलिटी को राइज करेंगी, वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। मतलब जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब हमारी वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। तो कुछ रिसीट्स ऐसी भी होती होंगी जो इन दोनों चीज़ों को जनरेट नहीं करेगी, जो इन दोनों चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं लाएंगी, और अब हम वो सीखेंगे कि वो कौन सी रिसीट्स होंगी। ठीक है? सो सबसे पहली बात, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच डू नॉट लीड टू फॉल इन एसेट्स एंड डू नॉट लीड टू राइज इन लायबिलिटीज। तो वो सारी रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। तो सबसे पहला सोर्स जो गवर्नमेंट के पास पैसे का है, जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा अंदर आएगा, वो है टैक्सेस। अब टैक्सेस रेवेन्यू में क्यों है? क्योंकि वो रिकरिंग नेचर के भी हैं, प्लस उसके बाद ये ना तो किसी एसेट को डिक्रीज कर रहे हैं ना ही लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बन गए टैक्सेस। अब टैक्सेस का क्या मतलब होता है? ये वो कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं जो कि एक हाउस होल्ड या फिर एक कंपनी को गवर्नमेंट को देनी होती है, राइट? सबको पता है, सबके मम्मी पापा इनकम टैक्स भरते हैं, तो टैक्स का मतलब वही होता है, ये वो कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं, कंपल्सरी पेमेंट्स, कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं जो कि हम हाउस होल्ड्स या फिर कंपनीज गवर्नमेंट को करते हैं। अब टैक्सेस के भी टाइप्स होते हैं, ये मैं पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट हम फिर से एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, और नेक्स्ट आता है रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। अब प्रोग्रेसिव टैक्स नाम से पता चल रहा है कि कंट्री में एक तरीके की प्रोग्रेस लाएगा। ये कब होता है? जब जो बर्डन ऑफ टैक्स रिच पीपल पे ज़्यादा होता है और पुअर पीपल पे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उन पर टैक्स 10% है। अगर किसी की 5 लाख से 8 लाख है सपोज, उनके ऊपर 15% है, उसके बाद फॉरवर्ड 20% है। तो आप देख रहे हो जैसे इनकम बढ़ रही है रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है? अमीर लोग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं और गरीब लोग कम टैक्स पे कर रहे हैं, तो इससे कंट्री में एक तरीके की प्रोग्रेस आएगी, राइट? तो हम इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। वेयर एज रिग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब होता है? जब सेम रेट ऑफ टैक्स लगता है सबके ऊपर
अब सपोज एक पर्सन है, यहाँ पर ले रही हूँ, सपोज एक पर्सन है जिसकी 1 लाख की सैलरी है, उस पर 10% का टैक्स लग रहा है, तो वो 10,000 का टैक्स दे रहा है, उसके पास 90,000 बच रहे हैं, राइट। सपोज एक बंदा है, उसकी 5 लाख की सैलरी है, उस पर 10% लग रहा है 50,000, अब उसके पास इनकम बच रही है 4,50,000। तो ये क्या जस्टिस हुआ? जिसकी 5 लाख है उस पर भी 50,000 लगा रहे हो, उसके पास तो डिस्पोजेबल इनकम इतनी ज़्यादा बच रही है 4,50,000, वेयर आप उस 1 लाख वाले पर 10% लगा रहे हो, वो आपको 10,000 दे रहा है, उस पर 90,000। मतलब ये थोड़ा सा दिखता है आपको कि ये रिग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है नेचर में। आप गरीबों से भी उतना ही पैसा एज टैक्स ले रहे हो जितना आप अमीरों से ले रहे हो, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रिग्रेसिव टैक्स, राइट। बट ये भी कुछ कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, राइट। बट हमारी कंट्री में तो ब्रैकेट्स हैं, मतलब हर इनकम रेंज के लिए पर्टिकुलर टैक्स रेट है जो कि प्रोग्रेसिव टैक्स का पार्ट बनता है, राइट। अब नेक्स्ट बाइफिकेशन भी करा जा सकता है जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब हम ये भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, फिर से इसको समराइज करने के लिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली एक पर्सन की इनकम पर लगता है और इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। सपोज अगर मैं इनकम कमा रही हूँ तो वो टैक्स मेरी इनकम पे लग रहा है, तो मुझे गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरे लिए वो टैक्स कोई और पे नहीं कर सकता। मैं अपनी बहन को नहीं कह सकती कि मेरा इनकम टैक्स पे कर दे, नहीं, मुझे मेरी इनकम पे वो टैक्स भरना पड़ेगा। वैसे ही मेरी प्रॉपर्टी पे जो पैसे पे टैक्स लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, वो भी मुझे ही पे करना है। मैं किसी और को नहीं कह सकती कि तू मेरा प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दे, नो, दैट इज रॉन्ग। वैसे ही मेरी वेल्थ मतलब मेरी जमा पूंजी, जो अब तक की टोटल जो मैंने अपनी एसेट्स, अपना मनी, अपना सब कुछ जो आज तक स्टोर कर रखा है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो वो जो वेल्थ है उस पर जो टैक्स भरना है वो भी मैं ही भरूंगी और कोई नहीं भरेगा। तो डायरेक्ट टैक्स 3 चीज़ों पर लगता है, वो है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इनकम और आपकी वेल्थ। हमने डिफरेंस समझ लिया इनकम और वेल्थ में। वेल्थ आपकी टोटल नेट वैल्यू है, जो आपके पास टोटल एसेट्स हैं, टोटल मनी इन द बैंक है, ये सब कुछ जो आपका जमा पूंजी है, आपकी पूरी लाइफ जो आपने बनाई है। इनकम आपकी रिकरिंग नेचर की, जो आपको हर साल मिलती है, वो इनकम होती है, ठीक है। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है, ये वो टैक्स होता है जिसका बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो जिसका बर्डन शिफ्ट हो सके वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सपोज आप जाते हो एक दुकान पर शूज़ खरीदने के लिए, तो उस शूज़ को खरीदते हुए आप जीएसटी पे करते हो, तो वो जीएसटी आप सेलर के बिहाफ पर पे कर रहे हो, राइट। वो जो सेलर है वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा है वो बर्डन कि मैं भी टैक्स भर रहा हूँ, चलो मैं वसूलूंगा किससे? अपने कस्टमर से। मैं उनसे ज़्यादा पैसा लूँगा टैक्स के नाम पर, ताकि मैं अपना टैक्स जो मैं पे कर रहा हूँ उसको कवर कर सकूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई शूज़ 10,000 के हैं और उस पर 500 रुपये का टैक्स लग रहा है सपोज, तो ये 500 रुपये जो हैं, ये बर्डन जो सेलर है उसने हम पे शिफ्ट किया है, ताकि वो प्राइस में उसको ऐड कर दे और हमसे पैसा वसूल ले। समझ आ गया? इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट ने सेलर पे टैक्स लगाया, सेलर ने हम पे टैक्स लगाया, वो पैसा हमसे वसूल रहा है, वो हम पे वो बर्डन को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिवेन्यू का सोर्स देखते हैं, रिवेन्यू रिसीट का। तो सबसे पहला हमने सोर्स देख लिया, इसको भी मिटा देते हैं। तो सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट का सोर्स था टैक्सेस। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड हम लेते हैं फीस, फाइन्स एटसेट्रा। कभी रेड लाइट टापी है? रेड लाइट टापने पे क्या पे करना पड़ता है? चालान। चालान एक तरीके का आपके ऊपर फाइन लग रहा है क्योंकि आपने लॉ को तोड़ा है, तो वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए क्या है? रिसीट है। लेकिन जो रिसीट वो गवर्नमेंट की है वो ना तो किसी एसेट को कम कर रही है, ना ही लायबिलिटी को अराइज कर रही है, तो वो हो गई रिवेन्यू नेचर की। फीस, कभी कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरा है
किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, या आगे जाकर भरोगे किसी गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए फॉर्म, तो उस टाइम पर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, मांगती है गवर्नमेंट फ़ीस। उसके अलावा अगर आप कोर्ट में जा रहे हो आपको लीगल फ़ीस पे करनी पड़ती है, आपको किसी चीज़ में रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो ये जो फ़ीस और फाइन्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो भी रेवेन्यू रिसीट्स का ही पार्ट होता है। थर्ड बात करते हैं अब इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम, अब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। जैसे आप लोग अगर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने किसी को लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे गवर्नमेंट भी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट है और कर्नाटका गवर्नमेंट है, कर्नाटका की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, इनको लोन चाहिए तो इनको लोन सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है और बदले में क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। तो इंटरेस्ट इनकम भी एक तरीके से गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम का पार्ट हुई है। अंडरस्टैंडिंग, राइट। फोर्थ, डिविडेंड इनकम, या फिर मैं इसको बोल देती हूँ इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर मैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करी हुई है मैंने और मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर पैसा मिल रहा है, तो वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट के बजट का रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट हो जाता है, राइट। फिफ्थ देखते हैं एस-चीट, रेवेन्यू रिसीट का सोर्स एस-चीट। अब एस-चीट का क्या मतलब होता है, सपोज ये एक घर है और इस घर का ओनर मर जाता है, मर गया। इस घर के ओनर का कोई भी लीगल हायर नहीं है, मतलब इसका कोई बेटा नहीं है जो ये घर ले सके, ना इसकी कोई बेटी है जो घर ले सके। अब ये घर इसके जाने के बाद किसी का भी नहीं है, तो ये किसका हुआ, गवर्नमेंट का हुआ। तो गवर्नमेंट इस घर को रेंट पे दे या कुछ भी करे जो उससे इनकम गवर्नमेंट को मिलेगी वो एस-चीट के नाम से होती है, ठीक है। तो एस-चीट का मतलब है जब किसी भी घर का कोई लीगल हायर नहीं है, किसी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है, उसको जब गवर्नमेंट जब ले लेती है या फिर उसको जब गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेती है तो उसको एस-चीट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए इनकम का सोर्स हो गई। अब 6 देखते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल असेसमेंट। अब इसका क्या मतलब है, सपोज मेरा घर है, मेरा घर पहले बहुत ही बैकवर्ड एरिया में था, लेकिन जहाँ मेरा घर है ना वहाँ से गवर्नमेंट ने एक मेट्रो लाइन निकाल दी, एक मेट्रो लाइन निकाल दी मेरे घर के बिल्कुल पास से। अब इससे क्या होता है, अगर आपको पता हो, जब भी किसी प्रॉपर्टी के आसपास डेवलपमेंट होती है तो उस प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हाइक कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस घर की वैल्यू अगर पहले 50 लाख थी तो कंस्ट्रक्शन की वजह से 1 करोड़ भी जा सकती है, क्योंकि उस घर की वैल्यू बढ़ जाती है जब आसपास डेवलपमेंट हो जाती है। तो गवर्नमेंट कहेगा यार तुम तो मज़े ले गए, मेरे डेवलपमेंट की वजह से तुम्हारे घर की वैल्यू जो 50 लाख थी अब 1 करोड़ हो गई है, बेचने जाएगा तो तेरे को 50 लाख का प्रॉफिट होगा, वो भी मेरे डेवलपमेंट की वजह से, ला मेरे को पैसा दे। तो मतलब गवर्नमेंट की वजह से जब किसी घर की वैल्यू या प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू बढ़ी है उसमें से कुछ पैसा लेता है एज स्पेशल असेसमेंट, सो दैट गवर्नमेंट की वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बने। अब ना तो यहाँ पर गवर्नमेंट की एसेट घटी है ना लायबिलिटी बनी है, इसलिए ये रेवेन्यू का पार्ट होता है, ठीक है। ये समझ आया। अब हम लास्ट देख लेते हैं इनकम का सोर्स। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रेवेन्यू रिसीट का सोर्स, जो कि है रेवेन्यू ऑफ PSUs। PSUs क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं या तो ये कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होती हैं, मतलब इनके अंदर या तो 100% इक्विटी गवर्नमेंट के पास होगी या फिर मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास होगी, मतलब 51%, राइट।
अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पर जो स्टेक है वो 51% मेजॉरिटी कहलाएगा और 49% माइनॉरिटी कहलाएगा। तो PSUs वो होते हैं जो कि कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है या फिर जिनमें 51% एटलीस्ट स्टेक गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है PSUs से, PSUs का एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज को जो इनकम मिलती है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है, राइट। तो जब ये सारी PSUs से इनकम मिलती है गवर्नमेंट को, तब हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं और उसको रेवेन्यू रिसीट का पार्ट समझते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रांट्स, गिफ्ट्स। ये बहुत रेयर होता है बट होता है। जब ग्रांट्स मिलते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरेन से, फॉरेन की गवर्नमेंट बहुत खुश हो गई है, सोच रही है मैं ग्रांट दे देती हूँ, डोनेशन दे देती हूँ, गिफ्ट दे देती हूँ, चलो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रांट्स और गिफ्ट्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है। आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो हमारे एक्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर फंड में पैसा जमा करने लग जाते हैं, राइट, डोनेशंस देने लग जाते हैं नेशनल रिलीफ फंड के अंदर। तो वो भी एक तरीके से डोनेशन हो गई गवर्नमेंट के लिए। वो डोनेशन आती किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में ही है, जैसे अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है, कोई फ्लड आ गया है, कोई अर्थक्वेक हो गया है, तो वो आती किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही है, राइट, वो फंड आता है, बट वो होता है एक तरीके से ग्रांट्स या फिर डोनेशंस ही हैं, राइट। तो ये हमारे रेवेन्यू रिसीट का सोर्स हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में कैपिटल रिसीट्स के सोर्सेस समझेंगे, जो एक्चुअली में गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं उनको कम भी करेंगे और लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे भी। बट अभी के लिए आई होप आप ये सब रिवाइज करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। थैंक यू।